नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न नए हैं और एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये सारे किसी न किसी एग्जाम से लिए गए प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और इस एक वीडियो से आपके पूरे जीएस का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि पूरे जीएस से इसमें प्रश्न लिए गए हैं हर सब्जेक्ट से। और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि फटे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है। यहाँ दूध से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से हम लोग ये प्रश्न लिए गए हैं यहाँ पे। तो देखिए, फटे दूध के जो उत्पाद होते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक। और यहाँ पे दूध से संबंधित प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो देखिए, लैक्टिक अम्ल उसमें होता है। आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का आपसे पूछे संबंध किससे है, या फिर आपसे पूछे कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति भी पूछता है, ऑपरेशन फ्लड भी पूछता है, किससे संबंधित है। तो ये दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। और आप लोग बताएंगे कि यदि दूध से दही बन रहा है, दूध से यहाँ पे आपसे पूछे कि दूध से अगर दही बन रहा है तो उसमें कौन सी जीवाणु सहायक होते हैं, उसमें कौन सा जीवाणु सहायक होता है। तो उसमें कौन सा जीवाणु सहायक होता है, तो ये आप लोग बताएंगे। अगर दूध से दही बन रहा है तो उसमें कौन सा जीवाणु हेल्प करता है, तो ये आप लोग बताएंगे। तो दूध से दही बनने में ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु हेल्प करता है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु इसमें हेल्प करता है। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लैक्टोबैसिलस। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। ठीक। तो विटामिन सी दूध में नहीं होता। कौन सा? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूध की शुद्धता का माप किससे करते हैं। दूध की अगर शुद्धता की माप करना हो तो किससे करते हैं। तो दूध की जो शुद्धता का माप है ये लैक्टोमीटर से होता है। किससे? लैक्टोमीटर से होता है दूध की शुद्धता का माप। ठीक। अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में कौन सी शर्करा? इसमें लैक्टोज नामक शर्करा दूध में पाई जाती है। कौन सी? लैक्टोज नामक शर्करा। और दूध से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? केसिन प्रोटीन। और दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपसे पूछे तो दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसमें रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो इतने प्रश्न दूध से आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, फटे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है। तो फटे दूध के उत्पादों में लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध किससे? दूध से है। ठीक। ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध किससे है? दूध से है। और वहीं आपसे पूछे कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है, तो दूध से दही जमाने वाले जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस है। क्या है? लैक्टोबैसिलस है। और आपसे पूछे कि दूध की शुद्धता की माप किसमें की जाती है, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। और दूध में शर्करा कौन सी होती है, तो दूध में लैक्टोज नामक शर्करा होती है। दूध में प्रोटीन केसिन प्रोटीन होता है। और दूध में एंजाइम कौन सा होता है, तो दूध में रेनिन एंजाइम होता है। कौन सा? रेनिन एंजाइम दूध में होता है। और आपसे पूछे कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में बना हुआ है। कहाँ पे? सासाराम बिहार में बना हुआ है। सासाराम कहाँ पे है? बिहार यहाँ पे राज्य में है। यहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। और आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो जो शेरशाह की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। कहाँ पे? कलिंजर में मृत्यु हुई थी। ये एक तो खाने से गोले दाग रहा था, वहां से इसकी मृत्यु हुई थी। आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था। शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम फरीद खां था। क्या? फरीद खां था शेरशाह सूरी का मूल नाम। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था। डाक प्रथा का प्रचलन भी किसने किया था, तो डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी। और आपसे पूछे कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, तो ये भी शेरशाह सूरी ने करवाया। किसने? शेरशाह सूरी ने करवाया जीटी रोड का निर्माण। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये कलकत्ता से लेके जीटी रोड कलकत्ता से लेके ये पेशावर पाकिस्तान तक जाता था। ठीक। पेशावर तक जाता था। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि कन्नौज का युद्ध, जो फेमस युद्ध है कन्नौज का युद्ध एग्जाम में पूछा जाता है, तो कन्नौज का युद्ध के बारे में आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं,
तो आपसे पूछे कन्नौज के युद्ध के बारे में, ये किसके किसके बीच लड़ा गया? तो कन्नौज के युद्ध के बारे में एक तरफ शेरशाह सूरी था, एक तरफ शेरशाह सूरी था और एक तरफ कौन था? हुमायूं था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये लड़ा गया। शेरशाह सूरी और, तो इसी वजह से सूरी एंड हुमायूं के बीच में ये लड़ा गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो ये कन्नौज का युद्ध है ये सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पे? सासाराम और कहाँ पे? बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। और बात करते हैं शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो कलिंजर में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसका मूल नाम क्या था शेरशाह सूरी का? तो फरीद खान इसका मूल नाम था। क्या? फरीद खान। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने बनवाया, जीटी रोड को। और ये कहाँ से? कलकत्ता से पेशावर तक जाता है। और कन्नौज के युद्ध जो है सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। यहाँ पे फिर से लिखेंगे सूरी एंड हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध हुआ। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान जो थे सरोद बजाते थे, सरोद। और सरोद के बारे में आपसे पूछ ले कि विश्व की पहली महिला सरोद वादक कौन थी? विश्व की पहली महिला सरोद वादक, विश्व की पहली महिला सरोद वादक कौन थी? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, विश्व की पहली महिला सरोद वादक कौन थी? तो इनका नाम क्या था? सरनी रानी। क्या? सरनी रानी था। ठीक, तो ये विश्व की पहली महिला सरोद वादक कौन थी? सरनी रानी थी। और अकबर किस वाद्य यंत्र में निपुण था? कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, अकबर किस वाद्य यंत्र में निपुण था? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो कौन सा वाद्य यंत्र अकबर बजाता था? तो ये भी सरोद बजाने में निपुण था, यानी कि ये भी सरोद का यहाँ पे ज्ञाता था। अब वहीं आपसे पूछ ले कि जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? जाकिर हुसैन क्या कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये तबला बजाते थे। क्या? तबला बजाते थे जाकिर हुसैन। और आपसे पूछे कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बांसुरी बजाते थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। और पन्ना लाल घोष क्या बजाते हैं? पन्ना लाल घोष क्या बजाते थे? पन्ना लाल घोष जो है ये बांसुरी बजाते हैं। कौन? पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जाकिर हुसैन के बारे में, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष, ये सारे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अमजद अली कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमजद अली सरोद बजाते थे। विश्व की पहली महिला सरोद वादक कौन है? तो विश्व की जो पहली महिला सरोद वादक है उनका नाम है सरनी रानी। क्या? फिर से लिख लेते हैं, सरनी रानी इनका नाम है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि अकबर किस वाद्य यंत्र में निपुण था? तो अकबर सरोद बजाने में, सरोद क्या गाता था? जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने के लिए फेमस है। और वहीं पन्ना लाल घोष की बात करें तो ये भी बांसुरी बजाते हैं, पन्ना लाल घोष भी। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से मजबूत हो जाएगी। तो चलते हैं, क्योंकि एक प्रश्न के बदले आपको कई प्रश्न इसमें बताए जाएंगे, तो एक ही वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे, मेरा आपसे दावा है। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो जर्मन सिल्वर, भले यहाँ पे सिल्वर यहाँ पे नाम दिया गया है, लेकिन ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे चांदी कितना परसेंट होता है जर्मन सिल्वर में? 0%। इसमें चांदी होता ही नहीं है जर्मन सिल्वर में। ठीक, और क्या क्या होता है जर्मन सिल्वर में, जरा ये तो बताइए। तो देखिए, इसमें तांबा होता है, निकिल होता है और जस्ता होता है। तांबा, निकिल, जस्ता। तांबा, यहाँ पे तांबा लिखेंगे, तांबा जिससे हम लोग कॉपर से इंडिकेट करते हैं। और कॉपर इसमें 50% होता है। कॉपर कितना परसेंट होता है? इसमें 50% कॉपर होता है। और निकिल की बात करें जिसे एनी से निकिल करते हैं, और निकिल इसमें 15% होता है। किसमें? 15% इसमें निकिल होता है। और जस्ता की बात करें जिसको ZN यानी कि जिंक से भी इंडिकेट करते हैं, इसमें जस्ता का परसेंटेज 35% होता है। तो टोटल 100% हो गया ना, तो इसमें जस्ता का परसेंटेज 35% होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं विद्युत का सुचालक क्या होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक बताएंगे। सबसे अच्छा सुचालक विद्युत का क्या होता है? तो सबसे अच्छा सुचालक विद्युत का ये सिल्वर ही होता है। कौन? सिल्वर, यानी कि चांदी होता है सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं फोटोग्राफी में किस चीज का प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी में किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो जो फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को किस में प्रयोग करते हैं?
सिल्वर ब्रोमाइड को यहाँ पे फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। और अगर मतदाता के उंगलियों में आपसे पूछे कि कौन से चिन्हों का निशान लगाते हैं, मतदाता के उंगली में किस चिन्ह का मतलब किस चीज का निशान लगाते हैं, तो मतदाता की जो उंगली में निशान लगाया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट का, वो क्या होता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, जबकि फोटोग्राफी में क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। और आपसे पूछे कि चांदी के कुछ अयस्क के बारे में बताइए, चांदी के कुछ अयस्क के बारे में बताइए। तो चांदी के अयस्क कौन कौन से हैं, तो देखिए रूबी सिल्वर है, चांदी का अयस्क क्या है, रूबी सिल्वर है चांदी का अयस्क, और एक सिल्वर जो हॉर्न सिल्वर है ये भी चांदी का अयस्क है। रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर ये दोनों चांदी के अयस्क हैं। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंट 0 तांबा कितना होता है जर्मन सिल्वर में, तो देखिए चांदी इसमें 0% होता है, यानी कि होता ही नहीं है। इसमें क्या क्या होता है, तांबा होता है, निकिल होता है, जस्ता होता है, जिसमें तांबा 50% पाया जाता है, निकिल 15% और जिंक 35% पाया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर यानी कि चांदी होता है। और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में। और मतदाता की उंगली में लगाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और चांदी के अयस्क की बात बताएं, रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर ये चांदी के अयस्क हैं। ठीक, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। किसने, जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। वहीं आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। किसने, थॉमसन। वहीं प्रोटॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और अब आप लोग बताएंगे कि परमाणु में कौन कौन से मौलिक कण होते हैं, परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से होते हैं। तो परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक तो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, परमाणु का मौलिक कण हो गया इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये परमाणु के नाभिक प्रोटॉन, ये तीनों क्या है, परमाणु के जो मौलिक कण है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन सी कण होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक क्या क्या मिलकर, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक होते हैं, इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, इन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या, इन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियोन कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और परमाणु क्रमांक किससे डिसाइड होता है, परमाणु क्रमांक आपसे पूछे कि क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो देख लेते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। परमाणु के मौलिक कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है परमाणु के मौलिक कण। और परमाणु के नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, जिससे संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। इसे संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल में देखा गया। तो हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव है वो गेहूं में देखा गया, उसके बाद धान में देखा गया, उसके बाद गन्ना की फसल में देखा गया। गेहूं में, धान में, उसके बाद गन्ना में देखा गया। और आपसे पूछे कि प्रभाव कहाँ पे नहीं ज्यादा पड़ा, प्रभाव कहाँ पे नहीं पड़ा, किस फसल पे प्रभाव नहीं पड़ा। तो देखिए प्रभाव की बात करें तो दलहन फसल पे ये प्रभाव नहीं पड़ा, दलहन फसल पे प्रभाव ना के बराबर पड़ा, या फिर दलहन फसल या फिर कह लें या फिर मोटे अनाजों पे, इसे मोटे अनाज भी कहते हैं, इस पे क्या हुआ, प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इसका दोष था। और वहां पे आप लोग पूछ ले कि इनका जनक कौन था, तो विश्व में जनक की बात करें, जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति इसका जनक विश्व में कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक। और नॉर्मन बोरलॉग कौन है, तो ये कहाँ के रहने वाले, नॉर्मन बोरलॉग ये मैक्सिको के रहने वाले हैं। कहाँ के, मैक्सिको के रहने वाले हैं, एक कृषि वैज्ञानिक है, मैक्सिको के रहने वाले एक कृषि वैज्ञानिक है। और इन्हें नोबेल इसी वजह से यहाँ पे विश्व में जो हरित क्रांति के लिए जो कार्य किए इसके लिए नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल दिया गया। ठीक, और आपसे पूछे कि भारत में जनक कौन है, भारत में
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। क्यों? MS स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक है। और वहीं पे आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति शुरू कब हुआ भारत में? तो भारत में हरित क्रांति शुरू 1967-68 में हुआ। 1967-68 में भारत में हरित क्रांति का शुरू हुआ और इस वजह से और यहाँ पे तीसरे नंबर की 5 ईयर प्लान चल रही थी और यहाँ पे भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इस वक्त भारत में कौन सी तीसरी 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना 3 नवंबर की चल रही थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया। ठीक, इसमें क्या कार्य किए गए थे? ये जो आपके हरित क्रांति था इसमें कार्य क्या किए गए? इसमें बीज में क्रांति लाई गई, यानी कि किसानों को अच्छी किस्म का बीज दिया गया, अच्छी किस्म का उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर दिया गया, खाद दिया गया। और यहाँ पे सिंचाई में क्या किया गया? सिंचाई में भी क्रांति लाया गया। तो ये थी आपकी जो हरित क्रांति। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? तो सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पे पड़ा, दूसरे नंबर पे धान पे और तीसरे नंबर पे गन्ना पे सर्वाधिक पड़ा। और प्रभाव कहाँ नहीं पड़ा? तो दलहन फसलों में आपसे पूछे हरित क्रांति का कहाँ प्रभाव नहीं पड़ा? तो दलहन फसलों पे या फिर मोटे अनाज पे यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे, जो कि मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक थे। इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। और जो कि हरित क्रांति भारत में शुरू कब हुआ? 1967-68 में। इस दौरान भारत में तीसरी 5 ईयर प्लान चल रही थी। और इसमें क्या कार्य किए गए? इसमें बीज में अच्छी किस्म की बीज दी गई, अच्छी किस्म की उर्वरक मुहैया करवाया गया, सिंचाई के अनेक साधन विकसित किया गया। तो ये थी भारत की हरित क्रांति। और विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? इसे कंगारुओं का देश कहते हैं, कंगारू का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? कंगारू का देश कहते हैं। और इसे कहते हैं प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे यहाँ पे पानी नहीं बरसता और यहाँ पे कंगारू ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? कंगारू का देश कहा जाता है, कंगारू का देश कहा जाता है। ठीक, तो ये सारी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचा पर्वत आप लोग बताएंगे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम क्या है? तो माउंट कोसियुस्को है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत। क्या? माउंट कोसियुस्को है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत। और आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आपसे पूछे कि कालगुरली और कुलगाड़ी की खान कहाँ पे है? कालगुरली और कुलगाड़ी की खान कहाँ पे है? कालगुरली कुलगाड़ी की खान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं मर्रे डर्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया की जो नदी का नाम क्या है? मर्रे डर्लिंग नदी, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है या फिर राष्ट्रपति? ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? तो एंथनी एल्बनीज है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एंथनी एल्बनीज हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। और आपसे पूछ ले कि यहाँ पे एंथनी एल्बनीज हो गए। और आपसे पूछे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसे कंगारू का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कैसे कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सबसे ऊंचा पर्वत ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसियुस्को है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, डाउन्स नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। और कालगुरली और कुलगाड़ी ये 2 खाने हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कि सोना के लिए फेमस है। और मर्रे डर्लिंग नदी ये कहाँ की नदी है? ऑस्ट्रेलिया की नदी है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी है, ये भी आपसे कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वहीं आपसे पूछे कि सेब और अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सेब और अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो ये भी है जम्मू एंड कश्मीर सेब और अखरोट का भी सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य। तो वहीं आपसे पूछे कि काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, काली मिर्च, या फिर आपसे पूछे कि छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इसका केरल है। और इस वजह से यहाँ पे मसालों के उत्पादन होने के लिए केरल को क्या कहते हैं, इसे मसालों का बगीचा कहते हैं। केरल को क्या कहते हैं, मसालों का बगीचा कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं पे आपसे पूछे कि लाल मिर्च कहाँ पे उत्पादन होता है, लाल मिर्च का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो लाल मिर्च का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो तमिलनाडु में। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे, तमिलनाडु में होता है। और जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में होता है। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर कहाँ गया, इसे पकड़ के लाएंगे, जम्मू कश्मीर के बारे में देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपसे पूछे डल झील कहाँ पे है, डल झील कहाँ पे है जम्मू कश्मीर में। वूलर झील कहाँ पे है, वूलर झील कहाँ पे है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछे कि मांडा कहाँ पे है, मांडा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है, तो ये कहाँ पे है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो ये है आपका मांडा, ठीक, सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा, ठीक। तो ये भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और वहीं आपसे पूछे कि सलाल परियोजना कहाँ पे है, तो सलाल परियोजना चेनाब नदी पे है और कहाँ पे है, ये भी आपके जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है, सेब का सबसे बड़ा और अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। केरल में सर्वाधिक मसालों का भारत में उत्पादन होता है, इस वजह से केरल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि मसालों का बगीचा। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु में। जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। डल झील कहाँ पे है, वूलर झील कहाँ पे है, और फिर मांडा कहाँ पे है, तो ये सारे के सारे कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में है। और मांडा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है। सलाल परियोजना चेनाब नदी पे बना हुआ है, जम्मू कश्मीर है। सिंधु घाटी की सहायक नदी चेनाब है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। कौन सा, कुचिकल जलप्रपात है, कुचिकल जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। कौन सा है, कुचिकल। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, तो कुचिकल जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। आपसे पूछे कि किस नदी पे बना हुआ है कुचिकल जलप्रपात, तो ये वैराही नदी पे बना हुआ है। और ये किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में बना हुआ। कहाँ पे, कर्नाटक में बना हुआ। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात वैराही नदी पे कर्नाटक में बना हुआ है। आपसे पूछे कि जोग जलप्रपात कहाँ पे है, या फिर जोग जलप्रपात, इसे गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। जोग जलप्रपात या फिर इसे गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, महात्मा, इसका नया नाम हो गया महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये सारे जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, यानी कि ये एक ही जलप्रपात है, ये कर्नाटक में स्थित है, और आपसे पूछे कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये शरावती नदी पे स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है, ठीक। और शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पे स्थित है। कहाँ पे, कावेरी नदी पे। और आपसे पूछे कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पे स्थित है। और कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। और कहाँ पे, ये झारखंड राज्य में। कौन सा, झारखंड राज्य में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं जो कि पूछे जाते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, वैराही नदी पे कर्नाटक में बना हुआ है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में बना हुआ है, शरावती नदी पे बना हुआ है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे बना हुआ है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे झारखंड में बना हुआ है। और धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में बना हुआ है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहाँ पे होती है, तो भारत में सिक्कों की ढलाई 4 जगह है। एक तो आप याद रखेंगे मुंबई में होती है, मुंबई में सिक्कों की ढलाई होती है। एक आपका कलकत्ता में होता है, मुंबई में, कलकत्ता में। और एक आपका नोएडा में होता है सिक्कों की ढलाई। और एक आपका नोएडा और एक हैदराबाद में।
हैदराबाद, ये 4 जगह ही सिक्कों की ढलाई होती है। और सिक्के जारी कौन सा मंत्रालय करता है? सिक्के जारी कौन सा मंत्रालय करता है? तो सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन सा? वित्त मंत्रालय जारी करता है सिक्के। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वित्त मंत्रालय क्या करता है? सिक्के जारी करता है। और सर्वाधिक किस रुपए के सिक्के जारी करते थे? अधिकतम किस रुपए के सिक्के जारी करते हैं? तो अधिकतम 1000 रुपए के, अधिकतम 1000 रुपए के सिक्के जारी कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा के सिक्के नहीं छापा जा सकता है। ठीक, और सिक्कों में दशमलव पद्धति की शुरुआत कब हुई? सिक्कों की दशमलव पद्धति की शुरुआत कब हुई? तो सिक्कों की दशमलव जो पद्धति है इसकी शुरुआत हुई थी 1957 से। सिक्कों में दशमलव पद्धति की जो शुरुआत है ये शुरुआत हुई थी 1957 से, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के लोगों ने जारी किए? सर्वाधिक, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के लोगों ने छापे? तो गुप्त काल के लोगों ने, गुप्त वंश के लोगों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी। वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक तांबा का सिक्का कौन जारी किया? सर्वाधिक तांबा का सिक्का किस वंश के लोगों ने जारी किया? तो सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी करने का श्रेय किसके पास है? तो ये सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाण वंश के लोगों ने जारी किए, कुषाण वंश के लोगों ने जारी किया। और आपसे पूछे कि बहलोली सिक्के जारी किसने किए? बहलोली सिक्के जारी किसने किए? तो बहलोली सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये बहलोल लोदी को जाता है। किसे? बहलोल लोदी, ये इसने क्या किया? बहलोली सिक्के जारी किए। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहाँ पे होती है? 4 जगह पे सिक्के, मुंबई में छापा जाता है, कलकत्ता में छापा जाता है, नोएडा में छापा जाता है और हैदराबाद में छापा जाता है। और सिक्के जारी करने का जो काम है वित्त मंत्रालय करता है। सिक्के कौन जारी करता है भारत में? तो सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सिक्के जारी करता है वित्त मंत्रालय। और सर्वाधिक अधिकतम किस रुपए के सिक्के जारी कर सकते हैं? तो सबसे अधिक 100 रुपए, 1000 रुपए के सिक्के जारी किया जा सकता है, इससे अधिक के नहीं। सिक्कों की दशमलव पद्धति की शुरुआत कब से हुई? 1957 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये नया प्रश्न है अभी। ठीक, और सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश के लोगों ने, और सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाण वंश के लोगों ने। और बहलोली सिक्के जारी किसने किया? बहलोल लोदी ने। तो ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में सोने की खान कौन सी है? तो जो भारत की सोने की खान है उसे क्या कहते हैं? कोलार, कोलार की खान है भारत में सोने की खान। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कोलार की खान है, भारत में सोने के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक राज्य में, भारत के कर्नाटक राज्य में कोलार सोने की खान है। और भारत में हीरे की खान कौन सी है? आपसे पूछे कि हीरे की खान भारत में कौन सी है? तो पन्ना की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे? पन्ना की खान मध्य प्रदेश में, यहाँ पे हीरे निकाले जाते हैं। और सोने की खान देखेंगे भारत और विश्व में, तो अभी हमने बताया एक सोने की खान कालगुरली और फिर कुलगाड़ी, कालगुरली एंड कुलगाड़ी की खान कहाँ पे है? तो कालगुरली एंड कुलगाड़ी की खान है ये ऑस्ट्रेलिया में। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया की खान है। और ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और वहीं पे आपसे पूछे कि जोहान्सबर्ग कहाँ पे स्थित है? जोहान्सबर्ग, तो जोहान्सबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है। और यहाँ पे सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए ये प्रसिद्ध है, क्योंकि ये इसे दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण नगरी कहते हैं, इसे दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण की नगरी कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका की इसे स्वर्ण की नगरी कहते हैं, सॉरी सोना के लिए प्रसिद्ध है, तो स्वर्ण नगरी से दक्षिण अफ्रीका की कहते हैं। ठीक, और वहीं आपसे पूछे कि सबसे शुद्ध सोना कौन सा होता है? सबसे शुद्ध सोना कौन सा होता है? तो सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सबसे शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। वहीं सोने का आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो ये करता है आपका चीन करता है। ठीक, सर्वाधिक सोना का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत में सोने की खान कौन सा है? कोलार जो कि कर्नाटक में है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। हीरे की खान कौन सी है? पन्ना की खान मध्य प्रदेश में, जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है। कालगुल्ली और कुलगाड़ी की खान कहाँ पे है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है और सोने के लिए प्रसिद्ध है। और जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका की खान है, सोने के लिए प्रसिद्ध है, इसे दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। और सबसे शुद्ध सोने का सोना ये 24 कैरेट का होता है। और सर्वाधिक उत्पादन सोने का चीन में किया जाता है, सोने का सर्वाधिक उत्पादन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नील नदी किनारे विकसित सभ्यता। तो
तो नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकसित हुआ है, ये इसका सीधा रूप है। तो मिस्र की सभ्यता का विकसित हुआ है नील नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता का विकसित हुआ है नील नदी के किनारे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि नील नदी, तो नील नदी के बारे में पूछेंगे। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और आपसे पूछे कि नील नदी के किनारे, तो इसे कहते हैं मिस्र, तो इसे कहते हैं, मिस्र को कहते हैं नील नदी का वरदान। मिस्र को क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान। आपसे पूछे कि किसे कहते हैं, तो नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका उद्गम की बात करें, नील नदी का उद्गम की बात करें, तो इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। कहाँ से, विक्टोरिया झील से होता है इसका उद्गम। विक्टोरिया झील आपसे पूछ ले कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका में है। विक्टोरिया झील कहाँ पे है, ये अफ्रीका में स्थित है। और नील नदी की आपसे पूछे कि लंबाई कितनी है, तो नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी की लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर है। वहीं आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो लंबी नदी पूछेगा, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो होगा आपका नील नदी। लेकिन आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और इसका उद्गम आपसे पूछ ले कहाँ से होता है, तो उद्गम की बात करें तो इसका एंडीज पर्वत से होता है। उद्गम इसका कहाँ से, एंडीज पर्वत से होता है। और आपसे पूछे कि लंबाई कितनी है इसकी, तो यहाँ पे इसकी लंबाई की बात करें तो 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और आपसे पूछे कि यहाँ पे ये सर्वाधिक प्रवाह किस देश में होता है, सर्वाधिक प्रवाह कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक प्रवाह जो है ये होता है आपका ब्राजील में। सर्वाधिक प्रवाह इसका ब्राजील में। और ये किस महाद्वीप की नदी है, तो ये दक्षिणी अमेरिका की नदी है। कहाँ की, दक्षिणी अमेरिका की नदी है। और बात करते हैं ये अपना जल कहाँ पे गिराता है, यानी कि मुहाना कहाँ पे बनाता है, तो ये अंटार्कटिका में, अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराता है। कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराता है। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं नील नदी किनारे विकसित सभ्यता कौन सी थी, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुआ था। और बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी है। ठीक, और मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। और उद्गम कहाँ से हुआ है, विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील कहाँ पे, अफ्रीका के में, अतः ये अफ्रीका की नदी है। और लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, इसकी पूछे उद्गम कहाँ पे है, तो एंडीज पर्वत से। सर्वाधिक लंबाई 6400 किलोमीटर। और सर्वाधिक प्रवाह ये ब्राजील में सबसे ज़्यादा बहती है और दक्षिण अमेरिका की ये नदी है। और मुहाना अपना अटलांटिक महासागर में बनाती है, जिसकी आकृति एस के आकार की होती है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्यों 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि यूएनईपी की स्थापना हुई थी। यूएनईपी की आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपके 5 जून, यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। ठीक, तो ये बात करें इसी वजह से यहाँ पे मनाया जाता है। और यूएनईपी के बारे में बात करें, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो यूएनईपी के हेडक्वार्टर जो कि नैरोबी केन्या में, कहाँ पे, नैरोबी। और नैरोबी किस देश में, केन्या में स्थित है इसका यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। ठीक, और आपसे पूछे कि जीव और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किस जीव विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, जीव और पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है, पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है, इसके बारे में, संबंध के बारे में जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो वो अध्ययन कहलाता है, जीव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जीव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। और भारत में पर्यावरण मंत्री कौन है, भारत में पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भारत में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है। कौन, भूपेंद्र यादव हैं भारत के पर्यावरण मंत्री। आपसे पूछे कि इको मार्क क्या चिन्ह दिखाता है, इको मार्क किस चीज का संकेत होता है, कि ये पर्यावरण के लिए क्या है, अनुकूल है। जो प्रोडक्ट है आपका ये पर्यावरण के लिए क्या है, ये अनुकूल है। तो ये चीज दिखाता है क्या, इको मार्क सिस्टम। जिस चीज पे जो यहाँ पे लगा होता है इको मार्क, वो क्या दिखाता है, वो क्या दर्शाता है कि ये प्रोडक्ट आपका पर्यावरण के लिए अनुकूल है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी, 5 जून 1972 को हुई थी। और जीव और पर्यावरण के बीच की जो संबंध के अध्ययन है वो क्या कहलाता है, जीव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव और पर्यावरण के बीच
जो संबंध है उसका अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है वर्तमान समय पर्यावरण मंत्री। इको मार्क क्या दर्शाता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल एंड ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का फार्मूला क्या है? D2 है भारत का भारी जल का फार्मूला। और ये ग्रेफाइट और भारी जल ये कार्य क्या करते हैं? ये जो न्यूट्रॉनों की गति है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करते हैं। क्या करते हैं? ये न्यूट्रॉन की गति को क्या करते हैं? न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका कार्य क्या है? ये न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर को इसका नाम क्या था? इसका नाम था अप्सरा। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा नाम था। और ये कहाँ पे? एक ट्राम्बे महाराष्ट्र में खोला गया था। ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसे स्थापित किया गया था। वो भी 1956 में इसे स्थापित किया था। और आपसे पूछे कि भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर का कौन था? भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर का क्या नाम था? तो भारत का पहला न्यूट्रॉन जो रिएक्टर था उसका नाम था कामिनी। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर का नाम क्या था? कामिनी। और ये कब स्थापित किया गया था? 1988 में स्थापित किया गया था। और ये यहाँ पे परमाणु में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये आपसे पूछे न्यूट्रॉन परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है? परमाणु रिएक्टर में आपसे पूछे कि कौन सी अभिक्रिया होती है, तो परमाणु रिएक्टर में अभिक्रिया कौन सी होती है? तो यहाँ पे श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कौन सा? श्रृंखला अभिक्रिया होती है। चैन रिएक्शन होता है इसमें परमाणु रिएक्टर में। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का, जिसका फार्मूला D2O, और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। और ये इसका कार्य क्या होता है? ये न्यूट्रॉनों की गति को क्या कर देता है? कम कर देता है। न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। ट्राम्बे महाराष्ट्र में 1956 में से स्थापित किया गया था। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर आपसे पूछे का क्या नाम था? तो भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर का नाम कामिनी था। 1988 में स्थापित हुआ। और न्यूट्रॉन में इसमें अभिक्रिया कौन सी होती है? तो श्रृंखला अभिक्रिया इसमें होती है। ठीक, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बात, देखिए यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी में आने वाला है उत्तर प्रदेश की वैकेंसी, और ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। तो यूपी स्पेशल का प्रश्न है। तो यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यूपी का जो ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। कौन सा? रामगंगा बांध यूपी का सबसे ऊंचा बांध है। और ये किस नदी पे बना हुआ है? रामगंगा नदी। तो जाहिर सी बात है, रामगंगा नाम है तो ये रामगंगा नदी पे ही बसा हुआ है। ठीक, और इसको कब बनाया गया था? ये रामगंगा नदी पे बना, और किस जिले में है? तो यूपी के बिजनौर जिले में। कहाँ पे? यूपी के बिजनौर जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई आपसे पूछ ले कि इसकी हाइट कितनी है? तो हाइट भी तो पूछ सकता है, क्योंकि सबसे ऊंचा बांध है। तो ये 128 मीटर इसकी हाइट है। और इसे बनाया गया था 1978 में। इसे 1928 में इसे डेवलप किया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोग बताएंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में। गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में बताएंगे। तो ये इसे कहते हैं रिहंद बांध। क्या कहते हैं इसे ही क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? रिहंद बांध कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे रिहंद बांध कहते हैं। इसकी स्थापना की गई 1962 में। और किस नदी पे बना है? तो ये आपके रिहंद नदी पे बना हुआ। कौन सा? रिहंद नदी पे बना हुआ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक आप लोग बताएंगे माता टीला परियोजना, माता टीला बांध। तो ये भी यूपी में स्थित है। माता टीला बांध कहाँ पे? ये झांसी यूपी में। झांसी यूपी में स्थित है। और ये किस नदी पे बना हुआ है माता टीला बांध? तो ये बेतवा नदी पे। किस नदी पे? बेतवा नदी पे। अगर आपसे पूछे कि ये स्थापित इसका कब बनाया गया, तो 1958 में। वैसे तो डेट तो इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के दृष्टि से, और पूरे सेंट्रल लेवल के दृष्टि से नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? रामगंगा बांध है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध। किस नदी पे बना गया है? तो रामगंगा नदी पे बना गया है। और बिजनौर जिले में इसे बनाया गया है। 128 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1978 में इसे बनाया गया। और गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसे क्या कहते हैं? रिहंद बांध। और रिहंद बांध 1962 में भारत यूपी में बनाया गया है, 1962 में। और इस किस नदी पे बनाया गया है? तो रिहंद नदी पे इसे बनाया गया है। ठीक,
और वहीं पे आपसे पूछे कि माता टीला परियोजना या फिर माता टीला बांध, ये इंपॉर्टेंट परियोजना है माता टीला बांध। इसे झांसी यूपी में बनाया गया और किस नदी पे, इसे बेतवा नदी पे बनाया गया। ज़्यादातर ये सेंट्रल लेवल प्रश्न में, सेंट्रल लेवल में ये पूछता है कि इसके किस नदी पे बनाया गया, तो बेतवा नदी पे 1958 में ये बनाया गया। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। तो चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी है वो 3 लाख, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी या फिर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। 3,85,000 किलोमीटर है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि सूर्य का प्रकाश ये पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश ये पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। ठीक, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे 1.3 सेकंड में पहुंचता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्या, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और वहीं आपसे पूछे कि अगर सूर्य, तो आपसे पूछे कि बृहद ज्वार कब आता है। बृहद ज्वार आप लोग बताएंगे कि कब आता है, और लघु ज्वार आपसे पूछे कब आता है। बृहद ज्वार के बारे में बताएंगे, लघु ज्वार के बारे में कब बताएंगे। तो देखिए, जब पृथ्वी सूर्य और फिर चंद्रमा ये जब सीधी रेखा में, ये क्या हो, जब सीधी रेखा में हो तब क्या आता है, तो ये आता है आपका बृहद ज्वार। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा जब क्या हो, ये आपके समकोण में हो, कौन से समकोण में हो, तब क्या आता है, तो आता है लघु ज्वार। जैसे देखिए, यहाँ पे हो गया आपका वहाँ पे आपका सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये आपका चंद्रमा हो गया, तो ये आपके हो जाएंगे समकोण में, तो आएगा लघु ज्वार। कौन सा ज्वार आएगा यहाँ पे, लघु ज्वार। अब जब यहाँ पे आपका हो गया सूर्य, यहाँ पे आपका पृथ्वी, ये आपका हो गया चंद्रमा, तब इधर भी आकर्षण बल लगेगा और इधर भी आकर्षण बल लगेगा, तो यहाँ पे कौन सा ज्वार आएगा, तो यहाँ पे बृहद ज्वार आएगा। तो यही चीजें आपको समझना है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और चीज ये आप लोग बताएंगे, इसे चंद्रमा को क्या कहा जाता है। चंद्रमा को इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो आपसे पूछे किसे कहा जाता है, तो ये चंद्रमा को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते। चंद्रमा पर क्या नहीं पाए जाते, वायुमंडल नहीं पाए जाते। तो ये सारे प्रश्न भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में आता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। और बृहद ज्वार कब आता है, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा सीधी रेखा पे हो तो बृहद ज्वार आता है। और लघु ज्वार कब आता है, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा जब समकोण पे हो तो लघु ज्वार आता है। ठीक, अब बात करते हैं चंद्रमा को क्या कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। यहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक, तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है, तो ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में क्या है, यहाँ पे यूरेनियम उपलब्ध है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ पे और ललितपुर में ही सहरिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी, सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में संगमरमर कहाँ पे पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में संगमरमर किस जिले में पाए जाते हैं, तो मिर्जापुर और सोनभद्र ये किसके लिए फेमस है, ये संगमरमर के लिए फेमस है। यूपी में आपसे पूछे कि जिप्सम कहाँ पे पाया जाता है, जिप्सम का भंडार सर्वाधिक कहाँ, तो ये झांसी और हमीरपुर में पाए जाते हैं। झांसी एंड हमीरपुर में ये जिप्सम पाए जाते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि जादूगोड़ा की खान कहाँ पे है। जादूगोड़ा की खान ये किस लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा की खान, तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जादूगोड़ा की खान है कहाँ, तो ये झारखंड में है। और यूरेनियम का आप लोग बताएंगे कि अयस्क क्या होता है, तो यूरेनियम का जो अयस्क है उसको क्या कहते हैं, यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेड। ये है यूरेनियम का अयस्क है। और यूरेनियम का आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, सर्वाधिक
उत्पादन किस देश में किया जाता है, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कजाकिस्तान में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है, तो ललितपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में क्या है, यूरेनियम उपलब्ध है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सहरिया जनजाति भी पाई जाती है ललितपुर में। संगमरमर के लिए फेमस मिर्जापुर और सोनभद्र यूपी का। और जिप्सम के लिए प्रसिद्ध झांसी और हमीरपुर। जिप्सम के लिए कौन सा प्रसिद्ध जिला, झांसी जिला और हमीरपुर जिला। और जादू की गोड़ा की खान कहाँ पे है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में। और अयस्क कौन कौन सा होता है, पिच ब्लेंड है यूरेनियम का अयस्क। और सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस देश में किया जाता है, तो यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान इसके यूरेनियम के लिए सर्वाधिक उत्पादन के लिए फेमस है। ओलंपिक खेल में हॉकी कब शामिल किया गया, तो देखिए 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था, एम्स्टर्डम जो ओलंपिक था जो कि कहाँ पे हुआ था, वर्तमान नीदरलैंड में। वहाँ पे वर्तमान नीदरलैंड में हुआ था। और इसमें ओलंपिक को शामिल किया गया। और ओलंपिक खेलों के बारे में हम देखेंगे कि ओलंपिक खेल कहाँ कहाँ होंगे। तो देखिए 2020 में जो ओलंपिक हुआ था वो टोक्यो ओलंपिक था। क्या था, टोक्यो ओलंपिक था 2020 का ओलंपिक। और ये कहाँ पे हुआ था, जापान में हुआ था। और 21 नंबर का ओलंपिक था, ये 32 नंबर का ओलंपिक है। और 2024 में जो ओलंपिक होगा 2024 में, ये कहाँ पे होगा, तो इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा। पेरिस फ्रांस में होगा। और ये किस नंबर का ओलंपिक होगा, तो ये 33 नंबर का ओलंपिक होगा। ठीक, और 2028 में जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होगा, तो ये इसका आयोजन लॉस एंजिल्स में होगा। कहाँ पे, लॉस एंजिल्स जो कि अमेरिका में है, यहाँ पे इसका आयोजन होगा। ठीक, और ये होगा आपका 34 नंबर का ओलंपिक। और आपसे पूछे कि ओलंपिक का आयोजन कितने वर्ष पे होता है, तो ओलंपिक का आयोजन ये 4 वर्ष पे होता है। कितने वर्ष पे, 4 वर्ष पे होता है। और आपसे पूछे कि जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, तो इसके बारे में बताएंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। कौन, इसके अध्यक्ष हैं क्या, थॉमस बॉक। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया, तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक जो कि नीदरलैंड में हुआ था, इसमें ओलंपिक को शामिल किया गया, हॉकी को शामिल किया गया। और 2020 में ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था 2020 का। और तक 32 नंबर का ओलंपिक था। 2024 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, पेरिस फ्रांस में होगा, ये 33 नंबर का ओलंपिक। और 2028 में ओलंपिक लॉस एंजल्स में अमेरिका में होगा, 34 नंबर का ओलंपिक। ठीक, और ओलंपिक का आयोजन 4 वर्षों में किया जाता है। और ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है लूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पे आपसे पूछे कि देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो चित्तरंजन दास को कहते हैं देश बंधु। क्या, चित्तरंजन दास ये देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। और वहीं पे आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी के बारे में आपसे पूछे, स्वराज पार्टी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में। और इसका कहाँ पे स्थापना होता है, इलाहाबाद में इसका स्थापना हुआ था। और आपसे पूछे कि इसके स्थापना कौन किया था, तो चित्तरंजन दास। इसकी स्थापना कौन किए थे, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, और इस समय जो 1923 में इस समय जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, इस समय किसका कार्यकाल था, इसमें लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था। किसका, लॉर्ड रीडिंग का इस समय कार्यकाल था। और चित्तरंजन दास की बात करें, ये चित्तरंजन दास ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। कैसे गुरु थे, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। ठीक, और चित्तरंजन दास की बात करें, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 1928 में हुई थी। चित्तरंजन 1925 में हुई थी इनकी मृत्यु। और कहाँ पे हुई थी, तो चित्तरंजन दास की मृत्यु। और एक पुस्तक है इनकी जो फेमस है, इंडिया फॉर इंडियन। आपसे पूछे कि ये पुस्तक किसकी है, तो ये चित्तरंजन दास की है। किसकी, चित्तरंजन दास की है, इंडिया फॉर इंडियन। ठीक, तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखें। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। स्वराज पार्टी की
स्थापना 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की। ठीक, और इनका कार्यकाल इस समय जो 1923 में भारत में किस गवर्नर का कार्यकाल था? लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था। ठीक, और बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये भी चित्तरंजन दास थे। और इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। मृत्यु 1925 में हुई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 1948। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1948 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसे नेशनल क्रेडिट कोड कहते हैं। क्या? नेशनल क्रेडिट, इसका फुल फॉर्म है नेशनल क्रेडिट कोर। और इसका मुख्यालय आपसे पूछे कि एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। सॉरी, कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक, और नई दिल्ली की आपसे पूछे कि राजधानी कहाँ पे है? नई दिल्ली की आपसे पूछे कि राजधानी कहाँ पे है? तो नई दिल्ली की राजधानी क्या है? ये नई दिल्ली है। नई दिल्ली की राजधानी कहाँ पे? नई दिल्ली, नई दिल्ली की राजधानी। और भारत की राजधानी आपसे पूछे कहाँ पे है? भारत की राजधानी आपसे पूछे कहाँ पे है? तो भारत की राजधानी भी कहाँ है? नई दिल्ली है। ठीक, नई दिल्ली है। और कब बना था? तो 1100, तो इसकी बात करेंगे। ये 1912 में से भारत की राजधानी बनाई गई, 1912 में। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना। इसका फुल फॉर्म नेशनल क्रेडिट कोर है। ठीक, नेशनल क्रेडिट कोर है एनसीसी का फुल फॉर्म। और मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका नई दिल्ली में स्थित है। और नई दिल्ली की राजधानी यूनियन टेरिटरी, भाई अपना यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश है। तो ये भी आपके, इसकी स्थापना नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसकी राजधानी नई दिल्ली में। और भारत की भी राजधानी कहाँ पे है? नई दिल्ली। कब बना? 1912 में। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो देखिए, चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 में हुई थी। 5 फरवरी 1922। 4 फरवरी भी चौरी चौरा घटना की मिलता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 4 फरवरी, 5 फरवरी। और ये कहाँ पे हुई थी? चौरी चौरा ये नामक स्थान कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, चौरी चौरा ये यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित है। यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित है, जहाँ के हम हैं। ठीक, यूपी के गोरखपुर जिले में, जहाँ के हम निवासी हैं। ठीक, और ये घटना क्या थी? ये घटना थी, इसमें 21 सिपाही, इसमें क्या किया गया था? 21 सिपाही प्लस एक जो पुलिसकर्मी, एक थानेदार को इसमें जिंदा जला दिया गया था। 21 पुलिसकर्मी और एक थानेदार को क्या हुआ कर दिया गया था? इसमें जिंदा जला दिया गया था पुलिस चौकी में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि ये इसके तहत ये जो भारत का इस दौरान भारत में चल रहा था गांधी जी का असहयोग आंदोलन। इस समय गांधी जी का क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन जो है, आपको पूछे कि चलाने वाले कौन थे? तो ये चलाए थे गांधी जी। गांधी जी शुरू किए थे। और ये कब, इसकी शुरुआत कब हुई थी असहयोग आंदोलन की? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1920 से। और इसे चौरी चौरा घटना के कांड के दौरान ही इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये पूछा जाता है इसकी समाप्ति कब हुई थी? तो 1922 को जब चौरी चौरा घटना हुई, उसी दौरान इसे समाप्त कर दिया गया। गांधी जी ने इसे समाप्त करने का डिसीजन लिया। तो देख लेते हैं चौरी चौरा घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। और ये जगह कहाँ पे स्थित है? यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित है। और घटना क्या थी कि इसमें 21 सिपाही और एक थानेदार को एक पुलिस चौकी में जिंदा जला दिया गया था। और असहयोग आंदोलन इस समय गांधी जी का भारत में धूमधाम से चल रहा था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये शुरुआत 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन की। और इसकी समाप्त कब कर दिया गया था? 1922 में। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगला प्रश्न आप लोग बताएंगे कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम
लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव। और बंदा बहादुर के बारे में बात करेंगे, इसका अन्य नाम क्या था? बंदा बहादुर का एक अन्य नाम था जो कि क्या था? इसका अन्य नाम था बंदा, इसका अन्य नाम बंदा बैरागी भी था। क्या था? बंदा बहादुर का अन्य नाम क्या था? बंदा बैरागी था। इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? इसने अपनी राजधानी लोहगढ़ में बनाई थी। कहाँ पे? लोहगढ़ में बनाई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अपनी राजधानी लोहगढ़ में बनाई थी। और लोहगढ़ में एक किला है, लोहगढ़ में, लोहगढ़ का आपसे पूछे कि किला का निर्माण किसने करवाया? तो लोहगढ़ का जो किला है ये भी किसने बनवाया था? ये बंदा बहादुर ने बनाया था। कौन? किसने? बंदा बहादुर ने लोहगढ़ का किला बनवाया था। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, बंदा बहादुर का हत्या हुआ था और हत्या करने का जो आदेश है ये किसने दिया था? बंदा बहादुर की हत्या करने का आदेश फर्रुख सियर ने दिया था। किसने? फर्रुख सियर ने दिया था बंदा बहादुर के हत्या करने का आदेश। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर का मूल अन्य नाम क्या था? इसका बंदा बैरागी था। ये अपनी राजधानी कहाँ पे? लोहगढ़ में बनाए थे। और लोहगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था? तो बंदा बहादुर ने करवाया था लोहगढ़ का किला। हत्या किसने कराया? इसके बंदा बहादुर के हत्या करने का आदेश फर्रुख सियर ने दिया। अगर आपसे पूछे तो नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे फिर से प्रश्न आ गया। तो नील नदी का जो वरदान है मिस्र को कहते हैं। लेकिन यहाँ से इस बार हम लोग नील नदी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखिए नील नदी के बारे में देखेंगे। तो नील नदी से आपसे पूछे तो लंबाई तो हमने बताया है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये क्या है? विश्व की, ये है आपके विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम की बात करें, इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। कहाँ से? विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि आसवान बांध कहाँ पे स्थित है? आसवान बांध कहाँ पे स्थित है? तो ये नील नदी पे आसवान बांध स्थित है। और आपसे पूछे कि खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? खार्तूम जो कि कहाँ की राजधानी? ये सूडान की राजधानी है खार्तूम। ठीक, और यहाँ पे काहिरा, काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी आपके किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी आपके नील नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? नील। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और ये अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है? मुहाना मतलब अपना जल कहाँ पे गिराती है नील नदी? तो भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। और वहीं आपसे पूछे विश्व की बड़ी नदी, तो इसके बारे में हमने बताया ही। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है विश्व की सबसे बड़ी नदी। और किस महाद्वीप के? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदी है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। और इसकी लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बात करते हैं, और ये उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम की बात करें तो ये इसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है। इसका उद्गम कहाँ से? एंडीज पर्वत से इसका उद्गम होता है। और ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? मिस्र की कहते हैं नील नदी का उपहार। और इसकी लंबाई कितनी? 6650 किलोमीटर, विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक, और इसका उद्गम कहाँ पे होता है नील नदी का? तो विक्टोरिया झील से। बार बार पढ़ने से आपको चीजें याद हो जाती हैं, तो इस वजह से ये रिपीट किया जाता है। कई प्रश्न जानबूझ के भी रिपीट किया जाता है। ठीक, और आसवान बांध कहाँ पे स्थित है? तो नील नदी पे स्थित है। और कहाँ पे? मिस्र में बना हुआ है आसवान बांध, नील नदी पे। खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है, नील नदी के किनारे। काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है, नील नदी के किनारे स्थित है। नील नदी अपना मुहाना भूमध्य सागर में बनाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी 6400 किलोमीटर की अमेजन नदी है और दक्षिणी अमेरिका की नदी है। उद्गम एंडीज पर्वत से हुआ है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ये प्रश्न दिया गया था, ये लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की स्थापना। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1664 में हुई थी, 1664 में हुई थी। और फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक कौन थे? फ्रांसीसी कंपनी के आपसे पूछे कि संस्थापक कौन थे? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक कोलबर्ट थे। ठीक, और आपसे पूछे कि यहाँ पे 3 प्रश्न याद रखेंगे आप लोग फ्रांसीसियों से। आपसे पूछे कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की? पांडिचेरी की स्थापना यानी कि पांडिचेरी को किसने बसाया? तो ये आपको बताया फ्रांसिस मार्टिन ने। पांडिचेरी को किसने बताया? फ्रांसिस मार्टिन ने
फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी को बसाया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी को बसाया। और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, एक फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर जिसका क्या नाम था? डुप्ले। ये फेमस गवर्नर है। और ये पूछा जाता है कि भारत कब आया, ये पूछा जाता है कि भारत कब आया फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। तो ये आया था आपका 1742 में भारत। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखते फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की स्थापना 1664 में। और ये कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो फ्रांसीसी कंपनी के जो संस्थापक थे कोलबर्ट को माना जाता है। और पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस मार्टिन ने किया पांडिचेरी की स्थापना। और वहीं आपसे पूछे कि कौन से फ्रांसीसी गवर्नर, जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, ये भारत कब आया था? तो भारत 1742 में डुप्ले आया था। ठीक, तो ये यहाँ पे फ्रांसीसियों से प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। घाना का पुराना नाम क्या है? तो घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। क्या? घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। और ये किस महाद्वीप की जो है? ये अफ्रीका महाद्वीप का है घाना। और घाना गोल्ड कोस्ट यानी कि घाना के बारे में पूछेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? घाना की राजधानी अक्रा है। क्या है? घाना की राजधानी अक्रा है। और घाना में एक परियोजना है वोल्टा नदी परियोजना। ये आपसे पूछे कहाँ पे है? वोल्टा नदी परियोजना। तो ये कहाँ पे है? ये आपके घाना में ही स्थित है। घाना में ही वोल्टा नदी परियोजना स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। ठीक, और वहीं आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम है नेफा है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा है। असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का जो पुराना नाम है कामरूप है, असम का पुराना नाम। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि जापान का पुराना नाम क्या है? जापान का पुराना नाम तो निप्पन है। जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन। और वहीं पे आपसे पूछे कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इराक का पुराना नाम क्या है? इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। ये है इराक का पुराना नाम। क्या है? मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं। और घाना का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। अफ्रीका का ये कंट्री है घाना। और घाना की राजधानी क्या है? अक्रा है। बोल्टा नदी परियोजना कहाँ का है? तो घाना का है। बोल्टा नदी परियोजना कहाँ का? घाना का है बोल्टा नदी परियोजना। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम वर्मा। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम। और असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है असम का पुराना नाम। जापान का पुराना नाम निप्पन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। और इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है? तो देखिए द्विसदनात्मक विधायिका भारत के 6 राज्य में है। कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया उत्तर प्रदेश, यूपी बिहार, आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश हो गया। और एक तो आपका हो गया बिहार, यूपी बिहार हो गया। और एक तो हो गया आपका आंध्र प्रदेश, यूपी बिहार आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था क्या? तेलंगाना। तेलंगाना भी याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना। और एक आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नीचे एक राज्य है जिसका क्या नाम है? कर्नाटक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये अब 6 राज्य में है। और द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं? जहां पर द्विसदनात्मक विधायिका, जहां पे विधान परिषद और फिर क्या? विधान परिषद और प्लस विधानसभा हो, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? द्विसदनात्मक विधायिका। ठीक, जहां पे विधान परिषद और विधान सभा दोनों हो तो इसे कहते हैं द्विसदनात्मक विधायिका। ठीक, और तो यहाँ पे आपसे पूछे कि राज्य की विधायिका में कौन कौन सी होती है? तो अगर आपसे पूछे कि राज्य की विधायिका में क्या क्या चीजें होती है, तो राज्य की विधायिका में तो विधान परिषद हो गया, विधानसभा हो गया और एक आपका राज्यपाल हो गया। ये होते हैं 3 चीज क्या राज्य की विधायिका में। ठीक, ये आपके। और वहीं आपसे पूछे कि केंद्र की विधायिका में क्या क्या चीजें होते हैं? केंद्र की विधायिका में क्या क्या चीजें होती है? केंद्र की विधायिका को क्या कहते हैं? केंद्र की विधायिका को संसद क्या कहते हैं। और संसद में क्या क्या चीजें होती हैं? कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो हो गया आपका राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग राष्ट्रपति। और एक आपका हो गया राष्ट्रपति। और एक हो गया आपका लोकसभा, राष्ट्रपति लोकसभा। और एक आपका हो गया क्या?
राज्यसभा, ये हो आपके संसद के 3 अंग। अब सबके आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। तो देख लीजिए, आपसे पूछे कि विधान राज्य की विधायिका जिसे क्या कहते हैं, विधान मंडल कहते हैं। राज्य की विधायिका को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विधान मंडल। और विधान मंडल किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद नंबर 168 में है। विधान मंडल किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 168 में। और विधान परिषद किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद नंबर 171 में। और विधानसभा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 170 में विधानसभा। और संसद कितने में, 69 में संसद, ठीक। अनुच्छेद नंबर कितने में संसद, तो अनुच्छेद नंबर 69 में संसद। और राष्ट्रपति कितने में है, अनुच्छेद नंबर 52 में संसद। और लोकसभा 81 में है। और राज्यसभा कितने में है, 70 में है, सॉरी 81 में है। और ये राज्यसभा 80 में है। और ये 79 में है, भाई गलत हो गया था, संसद 79 में है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्यपाल की बात करें तो ये 153 में है, सॉरी 153 में, हाँ ये अनुच्छेद 153 में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि किस किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है। तो द्विसदनात्मक विधायिका सबसे पहले आप लोग समझेंगे क्या होता है। तो जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों की सीटें हों उसे द्विसदनात्मक विधायिका। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, ऐसे भारत के 6 राज्य हैं, एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और राज्य की विधायिका क्या है, तो राज्य की विधायिका जहाँ में कौन कौन है, तो विधान परिषद जो कि अनुच्छेद नंबर 71 में, विधानसभा अनुच्छेद नंबर 170, राज्यपाल अनुच्छेद नंबर 153 में। और केंद्र की विधायिका में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा जो कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, लोकसभा 81 में और राज्यसभा 80 में। भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज की बात करें तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। किसने, वास्को डी गामा ने किया भारत की खोज। और ये कब किया, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो आप लोग जानते हैं ये आया था 17 मई 1498 में भारत आया था, ठीक। 17 मई 1498 में भारत आया था। और ये जिस जहाज से आया था उस जहाज का क्या नाम है, तो सैन गैब्रियल नामक जहाज से ये आया था। सैन गैब्रियल नामक जहाज से आया था। और ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये आप जानते हैं पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का, पुर्तगाल का रहने वाला था, समुद्री जहाज से। और ये समुद्री रास्ते से आया, समुद्री मार्ग से होके आया। और ये बात करते हैं उत्तमाशा, ये आपसे पूछा जाता है किस अंतरीप से होके आया था, तो उत्तमाशा अंतरीप से होके आया था। उत्तमाशा अंतरीप, जिसे क्या कहते हैं, आशा अंतरीप भी कहते हैं, आशा अंतरीप भी कहते हैं। और ये भारत में आके उतरा कहाँ पे, तो ये कालीकट में उतरा, कालीकट में। और कालीकट में उतरा और ये कालीकट बंदरगाह पे उतरा। और कालीकट बंदरगाह कहाँ पे, ये केरल में स्थित है, कालीकट बंदरगाह केरल में। और यहाँ पे एक राजा थे, राजा जमोरिन। कौन से राजा थे, राजा जमोरिन। और राजा जमोरिन ने इनका क्या कर दिया, राजा जमोरिन ने इनका स्वागत कर दिया। क्या किया इनका, राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया। और ये वास्को डी गामा को ये माना जाता है कि इसने यूरोप एंड एशिया के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। इसने यूरोप और एशिया के बीच क्या किया, समुद्री मार्ग की खोज की। समुद्री मार्ग की खोज की। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की। 17 मई 1498 में आया और फिर पुर्तगाल का रहने वाला था। और किस जहाज से आया था, सैन गैब्रियल नामक जहाज से आया था। समुद्री मार्ग से होके आया था और उत्तमाशा अंतरीप से होके आया था। कौन से, उत्तमाशा अंतरीप से होके आया। और ये भारत आके उतरा कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट बंदरगाह केरल में स्थित है। और यहाँ पे राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया। कौन से, राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया। और इसने कहा जाता है कि इसने यूरोप और एशिया के बीच में समुद्री मार्ग की खोज की। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। और ये कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि होती क्या है, तो ये बाएं से ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं, जैसे मैं लिख रहा हूँ बाएं से दाएं ऐसे लिखते हैं। वहीं आपसे पूछे कि खरोष्टी लिपि कैसे लिखते हैं, खरोष्टी लिपि ये कैसे लिखा जाता है, तो खरोष्टी लिपि के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपके दाएं से बाएं लिखा जाता है, ये दाएं से बाएं लिखा जाता है, खरोष्टी लिपि से बोलते हैं, ठीक। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। वहीं आपसे पूछे कि अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा,
स्तंभों की खोज किसने किया? स्तंभों की खोज किसने की? तो अशोक के स्तंभों की खोज जेम्स प्रिंसेप ने की है। किसने? अशोक के स्तंभों की खोज किसने की? टी पैंथलर ने किया। टी पैंथलर ने किया अशोक के स्तंभों की खोज 1850 में। इसको खोजा किसने? टी पैंथलर ने। कब खोजा? 1750 में। और वहीं बात करते हैं, आपसे पूछे कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? अलग अलग भाषा की लिपि देख लेते हैं। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि? ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि है। और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने की। किसने? अंगद देव ने इसकी शुरुआत की। और वहीं आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और जिसे क्या कहते हैं? इसे चित्राक्षर लिपि भी कहते हैं। चित्राक्षर, इसे चित्राक्षर लिपि भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे चित्राक्षर लिपि भी कहते हैं। हमारी राष्ट्रीय लिपि क्या है? हमारी जो राष्ट्रीय लिपि है क्या है? तो हमारी जो राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी है। कौन सी? देवनागरी है। हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो ये आपसे पूछे कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है हमारी राष्ट्रीय भाषा। और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद नंबर 343 में कहा गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 343 में। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पढ़ा 1837 में। और ये बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। खरोष्टी लिपि की बात करें तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि उल्टा हिसाब किताब है। अशोक के स्तंभों की खोज किसने की? तो ये टी पैंथलर ने सबसे पहले अशोक के स्तंभों की खोज की 1750 में। ठीक, 1750 में अशोक के स्तंभों की खोज की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? गुरुमुखी थी लिपि थी पंजाबी भाषा की लिपि। और किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी की शुरुआत की। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी और चित्राक्षर लिपि भी से कहते हैं। और राष्ट्रीय लिपि हमारी देवनागरी है। और राष्ट्रीय भाषा हमारी कौन सी है? तो राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है। ठीक, अनुच्छेद नंबर 343 में। सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किसने किया? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक, ये आपके दिया। और वहीं आपसे पूछे कि परमाणु क्रमांक के बारे में बताएंगे। परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो जॉन डाल्टन ने किया परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत। किसने? जॉन डाल्टन ने किया सबसे पहले परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत। और बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? तो बिग बैंग सिद्धांत भी आपके जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया। किसने? जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत भी पूछा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? तो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, ये प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत ये किसने दिया? तो ये दिया आपके हैरी हैंस ने। किसने? हैरी हैंस ने दिया। ठीक, तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया सापेक्षता के सिद्धांत की खोज। ठीक, और परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने दिया परमाणु सिद्धांत। और बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? ये हैरी हैंस ने दिया प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है खजुराहो का मंदिर। किसने बनवाया? इसे चंदेल शासकों ने बनाया। किसने? चंदेल शासकों ने बनवाया था खजुराहो का मंदिर। और चंदेल शासकों का जो टाइमिंग है कब से कब तक है? तो ये चंदेल शासकों का जो टाइमिंग है 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच में था। और इसी के बीच में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया। यहाँ पे कई मंदिर है, लगभग 85 प्लस मंदिर है यहाँ पे। और जो चंदेल वंश के शासक थे ये अपनी राजधानी भी कहाँ पे बनाए थे? तो अपनी राजधानी खजुराहो में बनवाए थे, खजुराहो में। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी मंदिरों का इसने निर्माण करवाया। और ये खजुराहो मंदिर के बारे में बात करें तो इस मंदिर की शैली क्या थी? खजुराहो मंदिर की शैली क्या थी? तो जो खजुराहो मंदिर का शैली था ये नागर शैली में बनाया गया। किस शैली में? नागर शैली में खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया। वहीं आपसे पूछ ले कि जो खजुराहो मंदिर में कितनी बहुत सारी मंदिरें हैं, जो कि कुछ प्रमुख मंदिर हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। और ये 4-5 ऑप्शन बना के देता है, 4 ऑप्शन, और एक ऑप्शन कोई इसमें से अलग होगा तो वो पूछा जाता है कि कौन कौन सी मंदिर इसमें से खजुराहो में है। तो खजुराहो में कुछ विश्वनाथ मंदिर है खजुराहो में, और 64 योगिनी का मंदिर है,
64 योगिनी का मंदिर आपसे पूछे कहाँ पे है, 64 योगिनी का मंदिर भी कहाँ पे, खजुराहो में स्थित है। और आपसे पूछे कि चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे स्थित है, चतुर्भुज जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, तो चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में स्थित है। और कांदरिया मस्जिद कहाँ पे स्थित है, कांदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे स्थित है, कांदरिया महादेव का मंदिर भी खजुराहो में स्थित है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने बनवाया। 950 से लेकर 1050 के बीच इसका टाइमिंग है। और किस शैली में बनाया गया है, तो नागर शैली में बनाया गया। जो खजुराहो में कुछ मंदिर हैं जिसका नाम क्या है, विश्वनाथ मंदिर खजुराहो में, चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे, खजुराहो में, कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, 64 योगिनी का मंदिर भी खजुराहो में। चंदेल वंश के लोगों की राजधानी रही खजुराहो। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। और वहीं आपसे पूछे कि सितार एंड तबले का जनक कौन है, सितार एंड तबला का जनक कौन है, तो सितार और तबला का जनक कौन है, अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो है सितार और तबला का जनक। यही नहीं, अभी और सुनिए, सितार और तबले के जनक के अलावा आपसे पूछे कि उर्दू कविता का जनक कौन है, आपसे पूछे कि उर्दू कविता का जनक कौन है, तो भी आपके जनक मतलब होता है फादर यानी कि पिता, तो ये हैं आपके अमीर खुसरो उर्दू कविता के जनक। आपसे पूछे कि गजलों के जनक कौन है, गजलों के जनक कौन है, तो ये भी आपके अमीर खुसरो है, ठीक। और वहीं आपसे पूछे कि रविशंकर क्या बजाते थे, रविशंकर, तो रविशंकर जो है सितार बजाते थे, रविशंकर सितार बजाते थे। वहीं आपसे पूछे कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा चीज बजाते हैं, आपसे पूछे कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, ये शहनाई बजाते थे, क्या शहनाई बजाते थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। और सितार एंड तबले का जनक किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। उर्दू कविता का जनक अमीर खुसरो, गजलों का जनक अमीर खुसरो, सितार संगीतकार संबंध किससे, तो रविशंकर का संबंध सितार से है। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। बढ़ते अपने अगले पर, तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे तानसेन का मकबरा। आपसे पूछे कि तानसेन में और कौन सी चीजें स्थित है, तो लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है कहाँ पे, यहीं पे ग्वालियर में स्थित है, ठीक। और आपसे पूछे कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, आपसे पूछे कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, तो ग्वालियर का किला भी कहाँ पे स्थित है, ये ग्वालियर में स्थित है। इसे राजा मान सिंह ने बनाया था, किसने, राजा मान सिंह ने ग्वालियर का किला बनवाया था। वहीं आपसे पूछे कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ पे होता है, तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ पे होता है, तो तानसेन संगीत समारोह का आयोजन भी आपके कहाँ पे, ग्वालियर में होता है। तो ये सारी चीजें आप ग्वालियर से याद रखेंगे। तानसेन का मकबरा कहाँ पे, ग्वालियर में स्थित है। और लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में स्थित है। ठीक, ग्वालियर का किला किसने बनवाया, राजा मान सिंह ने बनवाया था ग्वालियर का किला। और तानसेन संगीत समारोह कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है, ठीक। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया, ठीक। राजा राम मोहन राय ने किया। और राजा राम मोहन राय के खूबियों के बारे में हम लोग और पढ़ते हैं। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन। आपसे पूछे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, तो भी राजा राम मोहन, कब, 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे इन्होंने की, इन्होंने कलकत्ता में किया था। कहाँ पे, कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और इन्हें राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि पूछा जाता है, किसने दिया, तो अकबर द्वितीय ने दिया था इन्हें राजा की उपाधि। किसने, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिया था। और वहीं आपसे पूछे कि युगदूत किसे कहा जाता है, युगदूत किसे कहा जाता है, तो ये भी आपके राजा राम मोहन राय को ही युगदूत कहा जाता है, ठीक। और वहीं आपसे पूछे कि इन्हें राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा, तो इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कह के संबोधित किया सबसे पहले। और आपसे पूछे कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, हिंदू
कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना। और एक कॉलेज और था, हिंदू कॉलेज था, और एक आपका कौन सा कॉलेज था? वेदांत कॉलेज। क्या? वेदांत कॉलेज। तो इसकी स्थापना कहाँ पे की? राजा राम मोहन राय ने ये जो हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना कोलकाता में किए थे। और राजा राम मोहन के राय के बारे में, सती प्रथा का अंत में सर्वाधिक जो सहयोग था, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 1928 में हुआ था सती प्रथा का अंत, और किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक। और इनकी जो एक पत्रिका थी राजा राम मोहन राय की पत्रिका, जिसका क्या नाम था? संवाद कौमुदी नाम था। क्या? संवाद कौमुदी। ये आपसे पूछा जाता है किसकी पत्रिका थी? तो राजा राम मोहन राय की पत्रिका थी, राजा राम मोहन राय की पत्रिका थी। और बात करते हैं इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी राजा राम मोहन राय की? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। आत्मी सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने। राजा की उपाधि ने किसने दिया? अकबर द्वितीय ने दिया। युगदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय की। और इसने युगदूत किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का अंत में सर्वाधिक प्रयास 1928 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इनकी पत्रिका थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। ये किसकी पत्रिका है? राजा राम मोहन राय की। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई। तो अगला प्रश्न है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां वर्तमान समय। वर्तमान संविधान में वर्तमान में 12। और वहीं पे आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची? 8 अनुसूची थी। और सबसे जो 9वां कुछ जो अनुसूचियां रिसेंटली जोड़ी गई उनके बारे में देखते हैं। तो 9वीं अनुसूची जो थी जो जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन 1951 में। और किस लिए किया गया था? ये भूमि सुधार से संबंधित था। किससे? भूमि सुधार से संबंधित था। उसके बाद 10वां संविधान संशोधन ये हुआ था, ये इसके तो किया गया 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये किया गया। कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और ये दल बदल से संबंधित था। दल बदल से संबंधित था। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दल बदल कानून था, इसे दल बदल कानून कहा जाता है। और अब आपसे पूछे कि 11वां संविधान 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 11वां नंबर के लिए हुआ था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। और ये इसके लिए क्या किया गया? इसे पंचायती राज का गठन किया गया। किसका? पंचायती राज का गठन किया गया। और ये इसके लिए इसे कार्य करने के लिए विषय कितने दिए गए? ये एग्जाम में पूछा गया। तो इसको कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। और 12वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो इसके लिए हुआ था 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ। और इसके तहत क्या किया गया? तो इसके तहत 74वां संविधान संशोधन 1993 में बड़ा, तो इसके तहत किया गया जो है नगर पालिका का गठन किया गया। किसका? नगर पालिका का गठन किया गया। और इसे कार्य करने के लिए विषय कितने दिए गए? नगर पालिका को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए। टोटल कितने विषय? 18 विषय दिए गए। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? वर्तमान समय में 12 अनुसूची, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कौन कौन से अनुसूची कब जोड़ा गया? तो देखिए, सबसे पहले 9वां अनुसूची जोड़ा। पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार से संबंधित थी। 10वां अनुसूची को जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 में, और ये दल बदल से संबंधित कानून था। और 11वां अनुसूची जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और इसे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। इसे कार्य करने के लिए इसमें 29 विषय दिए गए। 12वां जो अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन 1993 के दौरान जोड़ा गया। इसे कार्य करने के लिए नगर पालिका को जो 18 विषय दिए गए हैं, नगर पालिका को काम करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। गांधी ने दांडी मार्च कब किया? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से लेके ये किया गया था 6 अप्रैल 1930 तक। और ये कहाँ से कहाँ तक? ये साबरमती आश्रम से, ये गांधी जी साबरमती आश्रम से कहाँ तक? दांडी तक यात्रा थी। और ये कितनी? 241 मील की यात्रा थी। अगर आपसे किलोमीटर में पूछे तो आपसे बताएंगे 358 किलोमीटर।
300 ये कितने किलोमीटर थी, तो 385 किलोमीटर थी ये आपकी, और ये 24 दिन की यात्रा थी। कहाँ की? 24 दिन की यात्रा थी। और इसमें कितने अनुयायियों ने भाग किया? 79 अनुयायियों ने इसमें गांधी जी के साथ भाग लिया। ठीक, कहीं कहीं आपको 78 मिलेंगे, लेकिन गांधी जी सहित 79 अनुयायी इसमें थे। ऐसे गांधी जी ने क्यों चलाया था? तो ये नमक कर तोड़ो कानून था। ठीक, नमक कर तोड़ने के लिए इसे गांधी जी ने चलाया था। नमक कानून तोड़ने के लिए चलाया गया था। वहीं आपसे पूछे कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता या फिर पैक्ट, तो जो गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931 को। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं गांधी जी ने दांडी यात्रा कब किया, तो 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने दांडी यात्रा की। और ये साबरमती आश्रम से वहाँ पे दांडी तक था। और ये इसके में 241 मील की यात्रा थी, 241 मील की, 385 किलोमीटर की यात्रा, 24 दिन इसमें लगा था। 79 अनुयायी थे, ये दांडी पहुंच गए थे। और बात करते हैं क्यों शुरू किया गया था, तो ये नमक कर तोड़ने के लिए इसे शुरू किया गया था। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में पहला सत्याग्रह किसने किया? तो जो भारत में पहला सत्याग्रह है वो महात्मा गांधी ने किया। किसने? महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किया। कब? 1917 में। और कहाँ पे किया? तो चंपारण में ये पहला सत्याग्रह। चंपारण, और भी कहाँ पे? बिहार में। देखिए एग्जाम में तो गांधी जी से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और किस चीज़ के रोक लगाया, किस चीज़ पे रोक लगाया, तो ये 3 कठिया प्रथा पे, 3 कठिया प्रथा यहाँ पे चलता था। और 3 कठिया प्रथा क्या था? ये 20 कट्ठा जमीन में से 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पे क्या करना पड़ता था? 3 कट्ठा जमीन पे 20 कट्ठा जमीन से 3 कट्ठा जमीन पे क्या करना पड़ता था? इसे नील की खेती करना पड़ता था। क्या? नील की खेती करना पड़ता था। तो ये था आपका 3 कठिया प्रथा। वहीं आपसे पूछे कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था 1906 में। और कहाँ पे किया था? ये साउथ अफ्रीका में किया था। गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पे? 1906 में साउथ अफ्रीका में किया था। वहीं आपसे पूछे कि बरदौली सत्याग्रह किसने किया? बरदौली सत्याग्रह किसने किया? तो बरदौली सत्याग्रह जो कि हुआ था 1928 में। और ये किसने किया था? सरदार पटेल ने। यहाँ पे इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया था बरदौली सत्याग्रह का। और आपसे पूछे कि पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया? पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया? तो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था विनोबा भावे ने। और ये भूदान आंदोलन था। किसने? विनोबा भावे ने। और इसको शुरू किया था 1951 में। और ये भूदान आंदोलन था। ठीक, भूदान आंदोलन ये संबंधित था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए भारत का पहला सत्याग्रह कब हुआ? गांधी जी ने 1917 में चंपारण में। और 3 कठिया प्रथा को रोकने के लिए 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा खेती में नील की खेती करो आप। ये था आपका 3 कठिया प्रथा। पहला सत्याग्रह 1906 में हुआ था, गांधी जी ने किया था। पहला सत्याग्रह ये आपके पूरे विदेश में हुआ था ना, तो ये आपके भारत में पूछ रहा है। तो अगर वैसे ओवरऑल पूछेगा पहला सत्याग्रह तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। बरदौली सत्याग्रह किसने किया? तो 1928 में हुआ था, सरदार पटेल ने किया। और पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने 1951 में किया। और ये किसके लिए? भूदान आंदोलन था। वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ पे गाए थे? 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन था, जो 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन में ये सबसे पहले गाया गया था। ठीक, कलकत्ता अधिवेशन में। और इस कलकत्ता अधिवेशन के आपसे पूछे कि अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सायनी थे इसके अध्यक्ष। कौन थे? रहीमतुल्ला सायनी इसके अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये हमारा वंदे मातरम ये कहाँ से लिया गया है? तो वंदे मातरम लिया जाने की बात करें तो ये आनंद मठ से लिया। किसने? आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक है। ठीक,
तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इसे अपनाया कब गया, वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था अपना 24 जनवरी 1950 के दिन, 24 जनवरी 1950 के दिन। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम को कब गाया गया था, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये वंदे मातरम क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत है। और लिया कहाँ से गया, आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उसमें अध्यक्षता किसने किया, रहीमतुल्लाह सयानी ने किया। अपनाया कब, 24 जनवरी 1950 में। किस यूरोपीय कंपनी ने भारत पे सर्वप्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, तो सबसे पहले तो यहाँ पे व्यापारिक केंद्र पुर्तगालियों ने स्थापित किया। और ये पूछा जाता है कब स्थापित किया, तो 1500 में इसने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। और कहाँ पे, कोचीन में, कोचीन में। और कहाँ पे, ये केरल में। कोचीन कहाँ पे है, केरल में है। यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपनी कुठी लगाई। वहीं आपसे पूछे कि अंग्रेजी कंपनी का स्थापना कब हुआ। देखिए अंग्रेजी कंपनी स्थापना का जो टाइमिंग है वो अलग है। तो अंग्रेजी कंपनी का स्थापना जो हुआ था वो 1600 में हुआ था। लेकिन आपसे पूछे कि पहली कोठी कब लगाया, अंग्रेजों ने पहली कोठी कब लगाया था, तो अंग्रेजों ने जो पहली कोठी है ये 1608 में लगाया था। और कहाँ पे, ये सूरत में लगाया था। कहाँ पे, सूरत में लगाया था। और वहीं पे आपसे पूछे कि डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी। डच कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये 1602 में हुई थी। और डच कंपनियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ पे लगाई थी, डच कंपनियों ने अपनी पहली कोठी जो है वो कहाँ पे लगाई थी, मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में ये अपनी पहली कोठी लगाई थी। ठीक, वहीं आपसे पूछे कि फ्रांसिस कंपनी की स्थापना कब हुई थी। फ्रांसिस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रांसिस कंपनी की स्थापना 1664 में। इंपॉर्टेंट डेट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि किस यूरोपीय कंपनी ने भारत के सर्वाधिक सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। सबसे पहले पुर्तगाली ने 1500 में कोचीन में, केरल में ये स्थापित किया था। और अंग्रेजी कंपनी कौन सा था, यहाँ पे 1600 में। यहाँ पे पहले अंग्रेजी कंपनी का स्थापना किस अंग्रेजी कंपनी का, तो यहाँ पे अंग्रेजी कंपनी का जो स्थापना है 1600 में हुई थी। और ये अपनी पहली कोठी 1608 में लगाए थे। और कहाँ पे, सूरत में लगाए थे। ठीक, सूरत में। बात करते हैं डच कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। और डचों ने अपनी पहली कोठी मसूलीपट्टनम में लगाए। और कब लगाए थे डचों ने, तो ये 1608 में लगाए। यहाँ पे 1608 यहाँ पे लिखा है। तो डचों ने अपनी पहली कोठी जो है 1605 में लगाया। ठीक, कब, 1605 में लगाए। और फ्रांसीसियों की कंपनी की स्थापना 1664 में भी इंपॉर्टेंट है। पन्ना की खान हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना की खान हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक यहाँ से हीरा निकाला जाता है। सर्वाधिक हीरा कहाँ से निकाला जाता है, ये मध्य प्रदेश की खान पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश की बात करें, आपसे पूछे कि राजधानी कहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मध्य प्रदेश की 53वां नंबर का जिला जो बना है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बना है, तो वो मऊगंज बना है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा, मऊगंज बना है। और मध्य प्रदेश में क्या चीज़ है, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। पन्ना तो आप लोग पढ़े ही। आपसे पूछे कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। वहीं आपसे पूछे कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे, तो सारे के सारे ये पार्क मध्य प्रदेश में। आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन वाला राज्य भारत में, सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। और आपसे पूछे कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं भारत का, टाइगर स्टेट, तो भारत का टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में कहते हैं। और मध्य प्रदेश को ही भारत का हृदय कहते हैं, भारत का हृदय कहते हैं मध्य प्रदेश को। किसे, भारत का हृदय किसे कहते हैं, एमपी को। और आपसे पूछे कि सोया प्रदेश किसे कहते हैं, सोया प्रदेश, ये भी किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि पन्ना की खान कहाँ पे, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक हीरा पन्ना की खान से निकाला जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, 53वां जिला बना मऊगंज। और पन्ना की खान नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क और पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कूनो नेशनल पार्क, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक वन वाला राज्य भारत का मध्य प्रदेश है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो ये नारा कई लोगों ने दिया, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा आपसे पूछे किसने दिया, तो ये नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने।
अगर आपसे पूछे केवल जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो ये आपके हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगर जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तब इसका जवाब दूसरा कुछ हो जाएगा। और जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, ये नारा मोदी जी ने दिया था। ठीक, तो ये तीनों अलग अलग नारे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इनके बारे में बात करें, इन्होंने यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण कौन दिया, तो ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। ठीक, और इनकी एक जो पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक का नाम क्या है, मेरी संसद यात्रा। क्या है, मेरी संसद यात्रा इनकी एक पुस्तक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन्हें भारत रत्न कब मिला गया था, भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2015 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। वहीं जय जवान जय किसान का नारा आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो आप लोग बताएंगे कि इंकलाब का नारा किसने लगाया, इंकलाब का नारा किसने लगाया। और बात करते करें मारो फिरंगी को, ये नारा किसने लगाया, मारो फिरंगी को। तो ये प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ये नारा किसने लगाया। और अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। किसने, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और अमेरिका के लोगों को क्या कहा, अमेरिका के जो नागरिक थे उन्हें क्या कहा, तो इनको कहा ये रेड इंडियन, क्या रेड इंडियन कह के संबोधित किया, क्या रेड इंडियन कह के संबोधित किया। और जो अमेरिका को इसने क्या कहा, अमेरिका को इसने क्या कहा, तो अमेरिका को इसने कहा नई दुनिया। इसने अमेरिका को क्या कहा, नई दुनिया कहा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछे कि अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था, तो जॉर्ज वाशिंगटन था अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। कौन, जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका की इसलिए जो राजधानी है उसका नाम क्या है, वाशिंगटन डीसी। क्या है, वाशिंगटन इनकी राजधानी, क्या है, वाशिंगटन डीसी इनकी राजधानी है। और वहीं आपसे पूछे कि विश्व में सबसे पहला संविधान किसने बनाया, विश्व में सबसे पहले संविधान किसने बनाया, तो विश्व में सबसे पहले संविधान बनाने की बात करें तो ये अमेरिका ने बनाया। किसने, अमेरिका ने बनाया विश्व में पहले संविधान। और वहीं आपसे पूछे कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके अमेरिका में स्थित है येलो स्टोन नेशनल पार्क। वहीं आपसे पूछे कि अमेरिका एंड मैक्सिको के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है, मैक्सिको के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ये बनाती है रियो ग्रांडे नदी। कौन सी, रियो ग्रांडे नदी बनाती है अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा। और अमेरिका और कनाडा के बीच में यहाँ से पूछ ले सीमा कौन सी बनाती है, अमेरिका एंड कनाडा के बीच में सीमा बनाते की बात करें तो 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश बनाती है अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने किया, अमेरिका के नागरिक को इसने रेड इंडियन कहकर संबोधित किया। वहीं अमेरिका को इसने नई दुनिया कहकर संबोधित किया। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका की राजधानी क्या, वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के पहले संविधान किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में स्थित है। वहीं अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा के बनाने का काम रियो ग्रांडे नदी करती है और अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी इस वीडियो के बारे में बताएंगे और आप लोग खुश रहेंगे और पढ़ते रहेंगे।